हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायोगर्ल पे। आज हम लेक्चर नंबर 2 में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड एटीपी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लेक्चर नंबर 1 का एक क्विक रिकैप लेते हैं। उसमें मैंने आपको रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताई थी, इन विच कार्बन स्केलेटन अंडरगो ऑक्सीडेशन इनसाइड सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज़ स्टोर इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स इन एटीपी। ओके, उसके बाद हमने फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। सेल्यूलर रिस्पायरेशन ऑल टाइप ऑफ सेल्स में होता है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक हो, हेट्रोट्रॉपिक, प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल और फंगल सेल्स, ये ऑल टाइप के सेल्स में होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। और ये ऑक्सीडेशन जो होता है ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है, यानी एक इसमें स्टेप ए है, ए से कन्वर्ट हुआ बी में, बी कन्वर्ट हुआ सी में, यानी कि एक स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन चलता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है उसका ब्रेक डाउन होगा। कैटाबोलिक मीन्स होता है ब्रेक डाउन, तो हमारे सबस्ट्रेट का ब्रेक डाउन होता है, ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। फोर्थ क्या है कि एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम रेस्पिरेटरी पाथवे समझते हैं। देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं। किसी भी सेल में होने वाले सारे रिएक्शंस के सम को हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि अगर ये हमारा सेल है तो इस सेल में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, सम ऑफ ऑल रिएक्शन अकरिंग इन अ सेल इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। मान लीजिए कि किसी एक सेल में एक रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, इवन एंजाइम के प्रेजेंस में। वहीं बी जो है ये सी बना रहा है E2 एंजाइम के प्रेजेंस में। वहीं सी जो है ये हमारा प्रोडक्ट डी बनाता है E3 एंजाइम के प्रेजेंस में। यानी कि ये तीनों रिएक्शन जो है ये इंडिविजुअली हो रही हैं सेल के अंदर, तो ये हमारे रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जब हमारे ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस इंटरकनेक्टेड हो जाए आपस में, यानी कि ए रिएक्टेंट जो है वो बी बनाता है प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ E1 एंजाइम, और ये बी सी बना रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ E2 एंजाइम, और सी से बन रहा है डी E3 एंजाइम के प्रेजेंस में। यानी कि सारे रिएक्शंस जब इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे तो उसे ही हम मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर्म मेटाबॉलिक पाथवे। और अगर ये पाथवे रेस्पिरेशन में यूज़ होता है इस पाथवे का, तो इसी को हम रेस्पिरेटरी पाथवे बोलते हैं। यानी कि मेटाबॉलिक पाथवे का यूज़ अगर हम रेस्पिरेशन में कर रहे हैं तो इसी को रेस्पिरेटरी पाथवे बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि रेस्पिरेशन जो होता है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें ब्रेक डाउन होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे की तो वो हमारा एम्फीबोलिक होता है, यानी कि एम्फीबोलिक, यानी कि इसमें कैटाबोलिक रिएक्शन भी आएंगे एंड इसमें हमारा एनाबोलिक रिएक्शन भी होगा, यानी कि इसमें ब्रेक डाउन भी होगा और सिंथेसिस भी होगी। देखिए, तो इसका रीज़न ये है कि जो रेस्पिरेशन होता है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। उसका प्राइमरी फंक्शन होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक करना टू रिलीज़ एनर्जी फॉर सेल्यूलर एक्टिविटीज़। तो इस वजह से रेस्पिरेशन को हम कैटाबोलिक प्रोसेस मानते हैं। बट जो रेस्पिरेटरी पाथवेज होती हैं उन्हें हम एनाबोलिक मानते हैं। एनाबोलिक कैटाबोलिक दोनों मानते हैं, एम्फीबोलिक मानते हैं। बिकॉज होता क्या है कि उसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका यूज़ जो है कि सिंथेसिस में होता है, एनाबोलिक प्रोसेसेस में होता है। रेस्पिरेटरी पाथवेज जो होती हैं वो दोनों डायरेक्शन में जा सकती हैं। इस डायरेक्शन में आएंगे तो कैटाबोलिक, और इस डायरेक्शन में एनाबोलिक, यानी कि सिंथेसिस होता है। यानी देखिए, एक फिनोमिना होता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, लाइक पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड एक नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। जब इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इसे ही हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा ना जब ये पाथवे इस डायरेक्शन में चले, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के डायरेक्शन में ना चल के ये
इस डायरेक्शन में चले। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो रेस्पिरेटरी पाथवेज होती हैं वो एम्फीबोलिक नेचर की होती हैं, क्योंकि कुछ इंटरमीडिएट्स ऐसे होते हैं जो दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। वो सिंथेसिस भी करते हैं और उनसे ब्रेक डाउन भी होता है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि कार्बन के ऐसे कंपाउंड जो कि रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उन्हें ही हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। और मैंने ये आपको लेक्चर नंबर 1 में ही समझाया था, जो हमें एनर्जी देते हैं लाइक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड, ये सब हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं जो रेस्पिरेटरी पाथवे में इंटर करेंगे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। कुछ नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी होते हैं लाइक विटामिन, मिनरल एंड वाटर। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, लाइक एक क्वेश्चन अगर आता है कि विच इज़ नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, आपको बताना है कि इनमें से कौन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं है। ऑप्शन 1 देखते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। एलेनिन क्या है, ये एक अमीनो एसिड है यानी कि प्रोटीन्स में आ जाएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन 1 नहीं, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट दोनों है। ऑप्शन बी देखते हैं हम, फ्रक्टोज जो है ये भी हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। वहीं पामिटिक एसिड क्या है, ये एक फैटी एसिड है, तो ये भी हमारा फैट्स में आ जाएगा, ये ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन सी में मेथियोनिन जो है ये हमारा एक अमीनो एसिड हो जाएगा। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। ऑप्शन डी अगर हम देखें तो थियामिन, ये हमारा विटामिन बी है। थियामिन जो है ये हमारा विटामिन B1 है। एंड मैग्नीशियम क्या है, ये हमारा मिनरल है। तो विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं ये हमारे नॉन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। देखिए, विच इज़ नॉट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ABCD, ऑप्शन डी। समझ में आया आप, ऑप्शन डी है इसका। देख रहे हैं कितना आसान है। अब हम देखते हैं कि सेल में ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, सेल में जो ATP का फॉर्मेशन होता है वो 2 मेथड से होता है। एक मेथड होता है डायरेक्ट ATP सिंथेसिस, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम समझते हैं डायरेक्ट ATP सिंथेसिस। डायरेक्ट ATP सिंथेसिस को हम SLP भी बोलते हैं, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें होता क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड A होता है जिसकी हाई एनर्जी होती है, वो कंपाउंड बी में कन्वर्ट हो जाएगा विद द लो एनर्जी, और इस दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, क्योंकि ये हाई एनर्जी से जब लो एनर्जी में जाएगा तो कुछ एनर्जी ये रिलीज़ कर रहा है, और इस एनर्जी का यूज़ करके ही ATP का फॉर्मेशन होता है। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है इस एनर्जी को ले करके, तो ये ATP बना देगा। तो इस तरह से डायरेक्ट ATP की सिंथेसिस होती है। सेकेंड जो होता है मेथड वो इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस होता है। इसको ही हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। किसे, इनडायरेक्ट को। डायरेक्ट को क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इनडायरेक्ट ATP सिंथेसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या होता है कि कोई कंपाउंड P है, ये कंपाउंड Q में कन्वर्ट हुआ, कैसे, ऑक्सीडेशन से। P का ऑक्सीडेशन हुआ, ये Q बना, और इस दौरान कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी, और क्या होगा, जो NADH है, NAD+ का जो है कि रिडक्शन हो जाएगा और ये बन जाएगा NADH। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H जो है वो ऐड हुआ है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा कि P से Q बना, ऑक्सीडेशन हुआ, और इस दौरान NAD+ जो है ये इसका रिडक्शन हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। अब ये NADH जो होता है यही ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है अदर प्रोसेसेस में। ऐसे समझिए कि अगर आपके पास ATM कार्ड है, ठीक है, या आपके पास जो है कि ATM कार्ड है, तो ATP को आप समझिए एज अ कैश। तो अगर डायरेक्ट ATP सिंथेसिस मतलब कि जो पैसा है डायरेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट आपके हाथ में कोई कैश देके चला जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि डायरेक्ट ATP सिंथेसिस है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि NADH को आप एज ए ATM कार्ड समझिए। ATM कार्ड यानी कि ये आपको कैश दे तो सकता है, लेकिन तब देगा जब आप इसको ATM मशीन में मतलब डालेंगे ATM कार्ड को, तब आपको कैश देगा। उसी तरह से ये NADH जो है एज ए ATM कार्ड है, ये इसके पास एनर्जी तो होती है, ATP ये बना तो सकता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर जाता है तब ये जो है कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से जब एटीपी बनता है NADH के फॉर्म में तो हम इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस। आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।